वेलकम बैक टू स्मार्ट क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण यंत्र का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में एक यंत्र है जो आप लोग प्रयोग करते ही हैं। यह चार्जर है। ये चार्जर क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है। 250 या 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में करता है ये चार्जर। इसी तरह से आपके गांव के बगल में भी एक यंत्र लगा है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है। आपके घर में स्टेबलाइजर यूज है जो लो को हाई करता है। इन सभी बातों से, उदाहरणों से आपको ये पता चल रहा होगा कि आज हम बात किसका करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर। किसके बारे में बात करने वाले हैं? ट्रांसफार्मर के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझाते हैं। ये जो है मोबाइल में मेरे जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज करता है, और ऐसे भी ट्रांसफार्मर हैं जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करते हैं। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। वह जो हाई वोल्टेज को लो करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर प्रयोग किया गया है। हाई वोल्टेज 250 वोल्ट को 5 वोल्ट में करता है। ये एसी वोल्ट को डीसी में कर देता है। एसी फुल वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर में कर देता है। तो ये हमारा चार्जर में जो ट्रांसफार्मर यूज है वो स्टेप डाउन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जहाँ बिजली का उत्पादन होता है, जहाँ बिजली बन के चलती है, वहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज बना करके भेजा जाता है, सप्लाई किया जाता है, और वो हमारे गांव तक पहुँचती है। और वो हाई वोल्टेज हम अपने गांव में ट्रांसफार्मर लगा करके उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे गांव के बगल में ट्रांसफार्मर यूज है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और जहाँ से सप्लाई दिया जाता है वहाँ पर कौन सा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप बढ़ाने वाला, स्टेप डाउन घटाने वाला, नाम से ही लग रहा है। इस तरह से आप समझ पाए होंगे कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। यहाँ आप फिगर देख पा रहे होंगे, मैंने एक फिगर बना रखा है ट्रांसफार्मर का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप दो कुंडली देख पा रहे हैं। एक कुंडली यहाँ है, प्राथमिक कुंडली है। एक कुंडली यहाँ है, द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में कुछ फेरों, कापर के तार को लपेट करके बनाया गया है। यहाँ भी कुछ कापर के तार को लपेट करके बनाया गया है। तो दोनों जगह आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो है नर्म लोहे का एक क्रोड है, जो दिख रहा है नर्म लोहे का क्रोड है। नर्म लोहे का क्रोड है। इस क्रोड से जो है इस दोनों प्राथमिक और द्वितीय कुंडली को पैक किया जाता है। दोनों को पैक किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, अभी आगे हम बताएंगे ऐसा क्यों किया जाता है। अब बात ये आती है कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये किसका बना है, तो आपको समझ में आ गया। इस किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको देखिए। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अन्योन्य प्रेरण। देखो बेटा, जल्दी से देख लो, ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीय कुंडली है। प्राथमिक कुंडली में हम ये इनपुट होता है, इनपुट, इसमें हम धारा प्रवाहित कराते हैं। और द्वितीय कुंडली आउटपुट होता है, इससे धारा निर्गत होता है, वोल्टेज निर्गत होता है। यहाँ वोल्टेज हम प्रवाहित कराएंगे और यहाँ वोल्टेज निर्गत होगा। तो ये इनपुट है और आउटपुट है। अब इन दोनों बातों को अभी यही रहने दीजिए। अब आइए समझिए कि अन्योन्य प्रेरण क्या है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए समझते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन जिसे कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है समझिए। यदि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स या धारा में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे कुंडली में विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। यदि पास पास रखी दो कुंडलियों में, प्राथमिक कुंडली में, पहले वाले कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे कुंडली में
प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, यह घटना ही अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। नाम से ही लग रहा है अन्योन्य प्रेरण, प्रभावित कर रहे हैं पहले को और उत्पन्न कहाँ हो रहा है, दूसरे में। प्राइमरी को इफेक्टेड कर रहे हैं और सेकेंडरी में धारा उत्पन्न हो रहा है। तो लग ही रहा है कि पहले वाले को इफेक्ट कर रहे हैं, अन्योन्य माने दूसरे में उत्पन्न हो रहा है। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण प्राथमिक में यदि चुंबकीय फ्लक्स में या धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसी सिद्धांत पर, इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर यह ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आप कहेंगे सर बताइए कैसे कार्य करता है। तो देखिए, यहाँ प्राथमिक कुंडली लगा हुआ है, ठीक, यहाँ द्वितीयक कुंडली लगा हुआ है। जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं इस प्राथमिक कुंडली में, तो ये जो कॉपर की फेरों की संख्या दिख रही है, इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब कहेंगे सर कैसे परिवर्तन होता है। आपको पता है कि जब यहाँ पर एसी धारा अल्टरनेटिंग धारा, इसकी खासियत होती है कि वोल्टेज क्या होता है, हाई लो वोल्टेज होता है। इसके कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये ऐसे कोर से होते हुए, कोर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि कोर ना होता, ऐसे होता तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ इसमें जाते, कुछ इधर उधर हो जाते। और कोर से पैक होने के कारण ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कोर से होते हुए द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है। पहले वाले में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे उत्पन्न होता है आपको पता है भैया। मैग्नेटिक फ्लक्स जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो उत्पन्न होगा ही होगा, और वहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो यदि कोर ना होता तो ये इधर उधर चला जाता। कोर के कारण ही यह द्वितीय कुंडली तक पहुँच पाता है और यहाँ पर द्वितीय कुंडली पे पहुंचकर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से यह कार्य करता है। अब कहेंगे सर वोल्टेज वाली कहानी समझ में नहीं आई, वोल्टेज कैसे बड़ा छोटा करता है तो आपने बता दिया, यहाँ से धारा गया और यहाँ वोल्टेज दे दिया, ये इनपुट है ये आउटपुट है। लेकिन वोल्टेज कब ज़्यादा देगा, वोल्टेज कब कम देगा, इसे आपने बताया नहीं। तो ध्यान से देखिए, यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा हो और द्वितीयक में कम हो तो ज़्यादा से कम वोल्टेज घटेगा। जहाँ ज़्यादा फेरों की संख्या होगी वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा, जहाँ फेरों की संख्या कम होगी वहाँ वोल्टेज कम होगा। यहाँ जो हमने फिगर बनाया है स्टेप अप का बनाया है। स्टेप अप मीन्स ऊंचाई जो वोल्टेज को बढ़ाता हो। देखिए यहाँ पर फेरों की संख्या कम है, यहाँ पर फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो जब प्राथमिक में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीयक में फेरों की संख्या ज़्यादा हो, जहाँ निकलने वाला हो वहाँ फेरों की संख्या ज़्यादा हो, तो जब ज़्यादा फेरों की संख्या होगा तो यहाँ वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, हाई वोल्टेज होगा, वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वोल्टेज कब ज़्यादा होगा और वोल्टेज कब कम होगा। जब फेरों की संख्या प्राथमिक में कम होगी द्वितीयक में ज़्यादा होगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। जब प्राथमिक में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी द्वितीयक में कम होगा तो स्टेप डाउन हो जाएगा। यदि सीधे से बात है, जब बढ़ेगा तो स्टेप अप, जब घटेगा तो स्टेप डाउन। यहाँ दोनों का फिगर हम बनाए हैं, आप देख लीजिए। पहले वाले में फेरों की संख्या कम बनाए यान पी, दूसरे वाले में ज़्यादा है यानी एस, तो ये स्टेप अप हो गया, बढ़ा रहा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे ऊंचाई कहते हैं। यहाँ पर प्राइमरी में फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स मैग्नेटिक फ्लक्स लेस देन, प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है, तो ये ज़्यादा से कम हो रहा है, नहीं घटा रहा है। स्टेप डाउन तो ये वोल्टेज को घटाएगा और ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो जहाँ पर इस तरह का फंक्शन होगा वो वोल्टेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जहाँ पर इस तरह का फंक्शन होगा वो वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों जो आप फंक्शन देख रहे हैं, दोनों जो हमारा
फिगर देख रहे हैं, इन दोनों से यह स्पष्ट है कि इस तरह का फंक्शन इस ऊंचाई वाले में प्रयोग किया जाता है और इस तरह का फंक्शन अपचाई में प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर के बारे में संक्षिप्त रूप से समझे। इस ट्रांसफार्मर में जो नर्म लोहे का क्रोड बना है, क्यों नर्म लोहे का ही बना है, इसमें जो क्रोड है, ये क्रोड दिख रहा है, ये देखिए जो क्रोड है ना, ऐसे है क्रोड। ये किताब देख रहा है ना, ये किताब इस तरह का है, ये दूसरे के ऊपर रख के बनाया गया है। तो ये जो क्रोड है, ये क्रोड पटलित क्यों रखा गया है, इसका भी कारण है ताकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न ना हो। ये सारी बातें हम बाद में करने वाले हैं। तो अभी जो है इसमें इसके स्ट्रक्चर और इसके सिद्धांत को हमने बता दिया। सिद्धांत आपको समझ में आ गया, ये अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत पे काम करता है, 1 नंबर में पूछेगा। और लोहे का कोर बना रहता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है पूरी की तरह से द्वितीय कुंडली पहुंच जाए। यदि ये नर्म लोहे का ना बना हो तो इसमें यदि हल्का फुल्का होल हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स पूरी तरह से सेकेंडरी कॉइल पर ऐसे पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है, और नहीं पहुंच पाएगा तो वोल्टेज अच्छे से मिलेगा नहीं। इसीलिए नर्म लोहे का बनाया जाता है। और इसमें बहुत सारे लॉसेस है, एनर्जी ह्रास, वो एनर्जी ह्रास को कम करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। तो 4 प्रकार के एनर्जी लॉसेस हैं। उन चारों एनर्जी लॉसेस के बारे में हम बात करेंगे कि ताम्रहान, तांबे के कारण भी हानि होता है, फिर इसके बाद हिस्टेरिकस लॉसेस है, फिर इसके बाद भंवर धारा लॉसेस है, फिर इसमें जो है ये लॉस जो है 4 लॉसेस हैं। इन चारों हानियों के बारे में हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो इन चारों जो ऊर्जा का ह्रास है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।